हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी की बुक की क्षितिज की चैप्टर नंबर 6 यह दंतुरित मुस्कान, और साथ में हम लोग पढ़ेंगे फसल। राइट। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इन दोनों कविताओं के कवि हैं नागार्जुन जी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यह दंतुरित मुस्कान। यहाँ कवि कहते हैं तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, यानी कवि एक बच्चे को देखते हैं और बच्चे के जब नए नए दांत निकलते हैं और जब वो मुस्कुराता है तो बहुत ही ज़्यादा मनमोहक लगता है। राइट। तो इसी जब कवि बच्चे को देखते हैं तो वो क्या कहते हैं कि तुम्हारी ये जो दंतुरित मुस्कान है, जो नए नए दांत निकल रहे हैं तुम्हारे और तुम इस पर मुस्कुरा रहे हो, तो वो मृतक में भी जान डाल देगी। तुम इतने मनमोहक हो, तुम्हारी मुस्कान इतनी मनमोहक है। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, धूली मीन्स मिट्टी, धूसर मीन्स सना हुआ, और गात मीन्स जो अंग, गाल। राइट। तो मिट्टी से सने हुए तुम्हारे ये गात हैं, तुम्हारे अंग हैं, तुम्हारे गाल हैं, इसमें तुम बहुत मनमोहक लग रहे हो, मन को हरने वाला लग रहे हो। कवि आगे कहते हैं छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कि तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में कमल खिल रहे हैं। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, पाषाण मीन्स पत्थर। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि तुम अगर किसी पत्थर को भी छू लो तो वो भी पिघल कर जल बन जाए। राइट। आगे वो कहते हैं कि छू गया तुमसे कि झरने लग पड़ी शैफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। आगे कवि कहते हैं कि अगर तुम किसी पेड़ को भी छू लो, चाहे वो बांस का हो चाहे वो बबूल का हो, उसे शैफालिका के फूल ही झरेंगे। यानी कि शैफालिका के फूल किसे कहते हैं? जिसे छूने पर ही जिसकी पंखुड़ियाँ गिरती हैं। राइट। ओके। यानी कि बच्चे के सामने कोई कोमल हृदय वाला इंसान हो या फिर पत्थर दिल वाला इंसान हो, सभी अपने आप को बच्चे को सौंप देते हैं और वो उसके साथ खेलते हैं, उसके साथ मुस्कुराते हैं। राइट। ओके। आगे कवि कहते हैं तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं मैं फेर। यहाँ पर कवि कहते हैं कि वो जो बच्चा है, शिशु, जब पहली बार कवि को देखता है तो उन्हें पहचान नहीं पाता है और कवि को एकटक बिना पलक झपकाए देखने लगता है। कुछ समय तक देखने के बाद कवि कहता है कि क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो? कितनी देर तुम इस तरह बिना पलक झपकाए एकटक मुझे देखते रहोगे, है ना। अनिमेष मीन्स एकटक देखते रहोगे। जब बच्चा किसी को पहली बार देखता है तो एकटक लगातार देखता है। राइट। तो आगे कवि कहते हैं कि कहीं तुम थक तो नहीं गए हो इस तरह देखते देखते? अगर तुम थक गए हो तो मैं अपनी आँख फेर लेता हूँ। क्या मैं अपनी आँखें फेर लूँ? फिर तुम आराम कर लेना, फिर तुम आराम कर सकते हो। राइट। आगे लिखा है क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज। मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि अगर हम इस मुलाकात में एक दूसरे को पहचान नहीं पाए तो कोई बात नहीं। तुम्हारी माँ एक ऐसी माध्यम है, तुम्हारी माँ माध्यम है, ठीक है। अगर तुम्हारी माँ माध्यम ना बनी होती तो मैं तुम्हें देख नहीं सकता और मैं तुम्हें जान भी नहीं पाता, और तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान भी मैं नहीं जान पाता। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। यहाँ कवि क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि उसके नए नए दांत निकलना शुरू हुए हैं। कवि बहुत दिनों बाद अपने घर वापस लौटे हैं, इसलिए उनका पुत्र उसे पहचान नहीं पा रहा है। आगे कवि लिखते हैं कि बालक तो अपनी मनमोहक छवि के कारण धन्य है ही, और उसके साथ उसकी माँ भी धन्य है जिसने उसे जन्म दिया। आगे कवि कहते हैं कि तुम्हारी माँ रोज़ तुम्हारे दर्शन का लाभ उठा रही है। एक तरफ मैं दूर रहने के कारण तुम्हारे दर्शन भी नहीं कर पाता और अब तुम्हें पराया भी लग रहा हूँ। एक तरह से ये भी ठीक है क्योंकि मुझसे तुम्हारा संपर्क ही कितना है। राइट।
ओके, ये तो तुम्हारी माँ की उंगलियाँ ही हैं जो तुम्हें रोज़ मधुर स्वादिष्ट भोजन कराती हैं। और इस तरह तिरछी नज़रों से देखते देखते जब हमारी आँख एक दूसरे से मिलती है, मेरी आँखों में स्नेह देखकर तुम मुस्कुराने लगते हो। ये मेरे मन को मोह लेता है। कि जब कवि अपने पुत्र को देखते हैं तो वो भी कनखी से कवि को देखते हैं, और जब कवि और कवि के जो पुत्र हैं उनकी आंखें मिलती हैं तो वो मुस्कुरा देता है। ठीक है, और जो मुस्कुराता है, जो दंतुरित मुस्कान है उसकी, तो उसकी वजह से कवि को उसकी मुस्कान बहुत अच्छी लगती है। अब फसल पढ़ेंगे, राइट। यहाँ लिखा है, एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं दो की नहीं हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। तो इस कविता में कवि ने हमें ये बताने का प्रयास किया है कि फसल किसी एक व्यक्ति के परिश्रम या फिर केवल जल या मिट्टी से नहीं उगती है। इसके लिए बहुत अनुकूल वातावरण की ज़रूरत होती है। इसी के बारे में आगे लिखते हुए कई कवि कहते हैं कि एक नहीं दो नहीं लाखों लाखों नदी के पानी के मिलने से ये फसल पैदा होती है, राइट। किसी एक नदी में केवल एक ही प्रकार के गुण होते हैं, लेकिन जब कई तरह की नदियाँ आपस में मिलती हैं तो उनमें सारे गुण आ जाते हैं जो बीजों को अंकुरित होने में सहायता करते हैं और फसल खिल उठती है। ठीक इसी तरह केवल एक या दो नहीं बल्कि हज़ारों लाखों लोगों की मेहनत और पसीने से ये धरती उपजाऊ बनती है और उसमें बोए गए बीज अंकुरित होते हैं। खेतों में केवल एक खेत की मिट्टी नहीं बल्कि कई खेतों की मिट्टी मिलती है, तब जाकर वो उपजाऊ बनते हैं। फसल क्या है और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो यहाँ कवि कहते हैं कि कवि हमसे ये सवाल करते हैं कि फसल क्या है, यानी कि ये कहाँ से और कैसे पैदा होता है। इसके बाद कवि खुद इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि फसल और कुछ नहीं बल्कि नदियों के पानी का जादू है, राइट। किसानों के हाथों के स्पर्श की महिमा है। ये मिट्टियों का ऐसा गुण है जो उसे सोने से भी ज़्यादा मूल्यवान बना देती है। ये सूरज की किरणों एवं हवा का उपकार है जिनके कारण ये फसल पैदा होती है। अपनी इन पंक्तियों में कवि ने हमें ये बताने का प्रयास किया है कि फसल कैसे पैदा होती है। हम इसी अनाज के कारण जिंदा हैं, तो हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आखिर इन फसलों को पैदा करने में नदी, आकाश, हवा, पानी, मिट्टी एवं किसान के परिश्रम की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हमें उनके महत्व का ज्ञान हो, राइट। आई होप आपको ये कविताएं समझ में आई होंगी। समझ में आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।